झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का माहौल बड़ा अच्छा बना हुआ है। सत्र के दूसरे दिन सदन में विपक्ष पूरी तरह डटा रहा तो सत्ता पक्ष भी माहौल बनाने में सहयोग देने में सफल रहा। इससे सदन में जनता के मुद्दे उठे और सदन में सौहार्द भी बना रहा। झारखंड में बजट सत्र के दौरान इस बार जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। आयुष्मान योजना पर सवाल जवाब हुआ, पैसे की कमी का मामला उठा, बोकारो स्टील प्लांट के विस्थापितों का मुद्दा भी उठाया गया, गंगा कटाव के मुद्दे पर चर्चा हुई। यही नहीं, बिना हंगामे के प्रश्नकाल भी हुआ और शून्यकाल भी। मंत्री और विधायकों के बीच ठहाके भी लगे तो नोकझोंक भी देखने को मिली। इस दौरान 2239 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल मिलाकर सदन के माहौल की सभी ने प्रशंसा की। 2016 के बजट सत्र के बाद ये माहौल बनी है और काफी अच्छा, आज विपक्ष का भी रोल काफी अच्छा रहा। देखिए, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा, ये एक द्विपक्षीय प्रयास है। अगर सरकार चाहती है कि संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हो तो उसे जिस तरह की जनता की भावना है उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। भोजनावकाश के बाद भी सदन में कामकाज होता रहा। राज्यपाल के अभिभाषण पर राधा कृष्ण किशोर ने धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। बाद में विपक्ष ने सरकार की कमियां गिनाई और सुझाव भी दिए। आज बहुत ही अच्छा लगा कि इतने वर्षों के बाद में आज सदन चला और बहुत ही एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में चला। तो हम चाहेंगे कि ऐसे ही सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर के सदन को चलाने में सहयोग करें, जिससे जनता की समस्याओं का समाधान यहाँ पर हम लोग निकाल सकें। और निश्चित रूप से अंदर, सदन के अंदर जो हमारे क्रियाकलाप हैं उस पे कोई बहुत, जिसे कहा जाए, हम ये अपेक्षा करते हैं दबाव से ज्यादा स्व विवेक से अपने दायित्वों को लोग समझे। सरकार की ओर से सीएम रघुवर दास ने उपलब्धियों को गिनाया और CNT-SPT एक्ट को लेकर विपक्ष पर हमला भी बोला। सीएम ने पत्थलगड़ी का जिक्र करते हुए कहा कि देशद्रोही गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 14 दिनों के बजट सत्र के दौरान 22 जनवरी को बजट पेश किया जाना है। मौजूदा माहौल को देखकर ये उम्मीद की जा रही है कि शायद इस सत्र में जनता के मुद्दे बेहतर तरीके से पेश किए जाएंगे। राजेश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो काफी दिनों बाद विधानसभा की कार्यवाही के दौरान सदन के भीतर का माहौल खुशनुमा दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जनता के मुद्दों पर गंभीर दिखे और हंगामे के बजाय शांतिपूर्ण माहौल में काम की बात की गई और सरकार को जरूरी सुझाव भी दिए गए। सदन में इस माहौल से गदगद सीएम रघुवर दास ने सदन के सभी सदस्यों और स्पीकर को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में सभी मिलकर झारखंड के विकास में सहयोग करेंगे। बाद आज जो सदन सुचारू रूप से सदन की गरिमा को बरकरार रखते हुए जो सदन चली, इसके लिए माननीय अध्यक्ष सहित चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे माननीय विपक्ष के विधायक, सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हम सब मिलकर सोचे इस राज्य को आगे आने वाले समय में दुनिया के विकसित राष्ट्र की बराबरी में झारखंड आए। मिलकर सोचे, मिलकर चले, ये संकल्प आज लेने की जरूरत है। इधर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास ने धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने एक बार फिर झारखंड की समृद्धि का संकल्प दोहराया और 2022 तक नया झारखंड बनाने का भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री ने बेटियों का मान बढ़ाने वाली मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का भी जिक्र किया। साथ ही किसानों की तकदीर बदले और उन्हें खेती के लिए कर्ज नहीं लेना पड़े, इसके लिए सरकार मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लेकर आ रही है, इसकी भी जानकारी दी। साथ ही सीएम ने पत्थलगड़ी की आड़ में संविधान और कानून को चुनौती देने वालों को भी सख्त हिदायत दी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने मेलबर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के लिए टीम इंडिया को बधाई दी। नया भारत का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी है। नया भारत तभी बनेगा जब नया झारखंड बने। तो 2022 तक एक ऐसा झारखंड जहां कोई बेदवा ना रहे, कोई बेघर ना रहे, कोई बेरोजगार ना रहे, कोई अभाव की जिंदगी ना जिए, ऐसा झारखंड बनाने का संकल्प लेकर हमारी सरकार चल रही है, कर रही है। पहली बार अनुसूचित जाति आयोग राज्य में पहली बार ये बन रहा है। अनुसूचित जनजाति आयोग पहली बार इस राज्य सरकार में बन रही है। इसी तरह गांव, गरीब, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिला, नौजवान की जिंदगी में बदलाव लाने का हमने जो वादा किया है, उस वादे की दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इजाजत नहीं दी जा सकती है
कि पत्थलगड़ी के आड़ पर संविधान विरोधी कोई भी काम कितना बड़ा हस्ती हो, उसको देशद्रोह का केस उस पर होगा। चाहे हम करें चाहे आप करें, कानून के हिसाब से इस राज्य में, इस देश में चलेगा, और संविधान विरोधी काम करने वाले को कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई करेगी। ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। आज के लिए दिन और खुशखबरी है कि आज भारत ने 60 विकेट से तीसरा वनडे मैच जीतकर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत ली है। इसके लिए भारत के तमाम हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी जो दुनिया में भारत की परचम लहरा रहे हैं, उनको इस सदन की ओर से आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई। झारखंड में महीनों से चला आ रहा पारा टीचर्स का मुद्दा सुलझ गया है। सरकार और पारा टीचर्स के बीच हुई बैठक में उनकी कई मांगों को सरकार ने मान लिया, जिससे पारा शिक्षकों ने खुशी जाहिर की और हड़ताल को खत्म करने का काम किया। पारा टीचर्स की हड़ताल खत्म होने के बाद पहली बार उनका प्रतिनिधिमंडल सीएम से मिला। पारा टीचर्स के प्रतिनिधिमंडल ने सुबह सीएम हाउस में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की। उन्होंने पारा टीचर्स की मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाने के लिए सीएम का धन्यवाद दिया। इधर सीएम ने सदन में पारा टीचर्स मुद्दे पर जवाब दिया। सीएम ने इशारों में विपक्ष पर पारा टीचर्स को गुमराह करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने गुमराह करने की काफी कोशिश की। हम बार बार शुरू से समाचार पत्र माध्यम से जब तक नियमावली नहीं हो सकती है तब तक मानदेय नहीं दे सकते, और देर सवेर पारा टीचर के सभी साथियों ने इस बात को समझा। नियमावली बनाने की दिशा में भी काम हो रही है, जिसका जो सम्मान है हमारी सरकार वो सम्मान देगी। शिक्षकों का सम्मान होनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। शिक्षा मंत्री नीरा यादव ने भी पारा टीचर्स से नौनिहालों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए जुट जाने की अपील की है। तो शैक्षणिक वातावरण बढ़िया बना रहे, इसके लिए सरकार ने पारा शिक्षकों के हित में फैसला लिया है, और जब से बहुमत की सरकार बनी है लगातार सभी शिक्षकों के सम्मान के लिए कार्य किए हैं हम लोग मिल करके, आगे भी करते रहेंगे। बस उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे कि आप बच्चों को अच्छे से आगे बढ़ाएं। इधर विपक्ष अब सरकार को पारा टीचर्स मुद्दे पर यह कहकर घेरने की कोशिश कर रहा है कि सरकार ने फैसला लेने में बहुत देर कर दी। शिक्षकों को बारे में सरकार को पहले ही उनके संज्ञान में आया था, निर्णय लेना था, विलंब से निर्णय किया। इतने जो हमारे पारा शिक्षक हैं उनकी मौतें हुई, तो क्या एक निर्णय लेने के लिए लोगों को मौत होना जरूरी है क्या? सरकार ये जवाब दे। इसलिए मैंने कहा कि एक कदम सरकार ने देर से उठाया, लेकिन जो भी सही, देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा कदम है। दरअसल गुरुवार की देर रात शिक्षा मंत्री और पारा टीचर्स के बीच हुई बैठकों में कई मांगों पर सहमति बनी। इसमें सरकार ने जहां पारा टीचर्स का मानदेय बढ़ाने का फैसला किया, तो पारा टीचर्स के अस्थायीकरण के लिए 3 महीने के भीतर नियमावली बनाने की भी बात कही। इस सकारात्मक बैठक के बाद पारा टीचर्स की सारी नाराजगी दूर हो गई है और वो काम पर लौट आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भाजपा को शिकस्त देने के लिए विपक्षी दलों की हो रही गोलबंदी के बीच झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन कोलकाता में ममता बनर्जी के कार्यक्रम में कल शामिल होंगे। कोलकाता रवाना होने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हैं और जल्द ही गठबंधन का स्वरूप भी तय हो जाएगा। कोलकाता में ममता बनर्जी से होने वाली मुलाकात के सवाल पर जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड और बंगाल का पुराना रिश्ता रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए वे ममता बनर्जी के बुलावे पर कोलकाता जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने के लिए सभी विपक्षी लोग एक साथ खड़े हैं, ये दिखना चाहिए। सभी लोग अपने अपने कार्यक्रमों में लोगों को न्योता देते हैं, बुलाते हैं। समान विचारधारा के लोग एक प्लेटफॉर्म पर एकत्रित होने का जो कार्यक्रम चलता है, उसके तहत हम आज वहाँ रहेंगे। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है।
झारखंड विकास मोर्चा के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर कहा है कि महागठबंधन के नेतृत्व को लेकर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि वे हेमंत को नेता मानते हैं और इसलिए उनके बुलावे पर कल की बैठक में वो शामिल हुए। इस बारे में पार्टी के केंद्रीय महासचिव अभय सिंह के बयान को उन्होंने निजी बयान करार दिया। तो मैं कहूँगा कि भाई कल हेमंत जी के घर पर हम सब लोग बैठे थे, उन्होंने बुलाया, तो फिर कहाँ उसमें सवाल होता है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं सर, नहीं, मुझे लगता है कि ये तो नेता को और छोटा करने की बात है। भाई जब नेता ने कोई बैठक बुलाया, आज सभी दल के नेता वहाँ जा कर के बैठे, इसका बिल तो अंडरस्टूड है। तो कल भी आपने अब इसको अगर कोई ये कहे कि भाई ये क्या हुआ, तो हमें लगता है कि अगर इस प्रकार के, तो हमें लगता है कि शायद उसकी जो कद है, जो नेता की जो कद होता है, वो फिर छोटा हो जाता है। नहीं, प्रेस ने उनको पूछा, उन्होंने अपने ढंग से उन्होंने बताया, उसमें से कोई ये नहीं है कि हम तो बार बार कहते हैं कि भाई उस दिन वहाँ भी हमने कहा था कि भाई उन्होंने जब बुलाया और उसके बुलावे पर अगर हम सब लोग आए हैं तो नेता ही मान करके न आता है आदमी जी। ऐसा कोई थोड़े किसी भी बुला लेगा, कहीं भी कोई थोड़े चला जाएगा। आखिर एक अपोजिशन के लीडर है और उन्होंने बैठक बुलाई और अच्छे काम के लिए उन्होंने कहा, तो हम उनको मानते हैं, तभी नहीं हम वहाँ गए। रांची में महागठबंधन की बैठक में क्या तय हुआ, इसे लेकर जेवीएम ने जहां हेमंत सोरेन के नेतृत्व को लेकर सहमति पर सवाल उठाए, तो कांग्रेस के कोल्हान प्रवक्ता ने कहा, यहां तक कह डाला कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के कोल्हान प्रवक्ता राकेश तिवारी ने कहा कि अभी नेता का चयन नहीं हुआ है, लेकिन जेवीएम और कांग्रेस के बयानों ने रांची में हुई महागठबंधन की बैठक पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। कौन होगा इस पर अभी कोई विवाद नहीं है, ये सहमति की बात है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, तो जो भी दल हैं, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव, जहां तक कल गठबंधन की बैठक में यह निर्णय हुआ था कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सारे दल लड़ेंगे। नशे के कारोबारियों की नजर अब रांची के सुदूरवर्ती इलाकों पर है। पुलिस ने 20 एकड़ में फैले अफीम की खेती को बर्बाद किया, जबकि नशे की ये खेती सैकड़ों एकड़ में फैली हुई है। क्या इसके पीछे नक्सल सांठगांठ है, जानते इस रिपोर्ट के जरिए। काले हीरे के प्रदेश में काले सोने की खेती। कोयले की जगह अफीम उत्पादन पर गुनहगारों की नजर। राजधानी रांची के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अफीम की खेती। राजधानी में एक बार फिर अफीम तस्करों की सेंध देखने को मिली है। इस वक्त हम खड़े हैं नामकुम के हाप स्थित गांव में, जहां की नज़ारा आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह यहां अफीम की खेती हो रही है। और अभी पुलिस को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, पुलिस के जवान यहां पर पहुंच चुके हैं और काफ़ी मुस्तैदी से हर तरफ जो है प्रशासन के डंडा चल रहा है। और इस वक्त जो भी हैं यहाँ पर खेती, वो बर्बाद की जा रही है, फसलों को नष्ट किया जा रहा है। जी, झारखंड अपने काले हीरे यानी कोयले के लिए जाना जाता है, लेकिन अब उसकी जगह काले सोने ने ले ली है और वो काला सोना है अफीम। नशे के कारोबारी सुदूर इलाकों में ज्यादा मुनाफा का लालच देकर भोले भाले ग्रामीणों को नशे के इस खाई में ढकेल रहे हैं। इसकी जद में अब राजधानी के ग्रामीण इलाके भी आ गए हैं। इसी खेत में अगर ये चावल या दाल उगाएंगे, जितने पैसे मिलेंगे उससे कहीं ज़्यादा पैसे थोड़ी सी खेती करके इस फसल की वो कमा लेते हैं। तो कमर्शियली भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। हर बार ये नक्सली से हम तो ठीक है, जुड़ा हुआ तार कई बार दिखा है, लेकिन उसके अलावा यह भी एक है कि कमर्शियली इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि लोगों के अंदर भी एक लालच होता है कि फसल को उगाया जाए। पुलिस ने शुक्रवार को करीब 20 एकड़ में खड़ी अफीम की फसल को नष्ट कर दिया, लेकिन ये नशे की फसल 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर लहलहा रही है, जिसे नष्ट करने की प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। आशंका तो ये भी है कि इस खेती के पीछे नक्सली सांठगांठ भी संभव है। इस बात की संलिप्तता से इनकार नहीं की जा सकती कि नक्सल से ये जुड़ा हुआ हो। इससे जो निकल रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, हो सकता है उन तक पहुंच रहा हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है।
झारखंड की मिट्टी और जलवायु नशे की इस खेती के लिए काफी मुफीद है। वहीं भौगोलिक स्थिति का कॉकटेल इन कारोबारियों को और ज्यादा रास आ रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस नशे के इन कारोबारियों पर कैसे पूरी तरह नकेल कस पाती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बड़ी खबर देवघर से आ रही है, जहां पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने सुजीत सिन्हा को गोली मारी है। नगर थाना क्षेत्र के बम्बाबा कॉलोनी की यह घटना, जहां पर सब्जी लेकर घर लौटने के दौरान सुजीत सिन्हा को गोली मारी गई है, जिनकी मौत हो चुकी है। नगर थाना क्षेत्र के बम्बाबा कॉलोनी की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर देवघर से, जहां पर सारे शाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घात लगाए अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने सुजीत सिन्हा को सब्जी लेकर घर लौटने के दौरान गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो चुकी है। तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। जमशेदपुर के XLRI इंस्टीट्यूट परिसर में मैनेजमेंट का एक छात्र शाश्वत दीक्षित बेहोश अवस्था में मिला, जिसके बाद आनन फानन में उसे TMH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि शाश्वत मदर टेरेसा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था, जो कानपुर का रहने वाला था। XLRI ने मेल पर सूचना दी कि छात्र शाश्वत एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल जाने के क्रम में ऊपर से गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल मामला पूरा संदिग्ध माना जा रहा है और परिवार के लोगों को इसकी सूचना दी गई है। साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग इसको अच्छे से जांच कर रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी आई है, हमारी टेक्निकल टीम भी आई है। पूरा थॉरो एनालिसिस किया जा रहा है, कैसे क्या घटना कैसे हुई। परिवार को सूचना मिल गई है, दे आर ऑन द वे।